हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हुआ। इस मेले में किस राज्य को फोकस राज्य के तौर पर चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड को 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य के तौर पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 66 वर्षीय रेखा ढाका किस जिले की निवासी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बागपत की। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक यानी लास्ट 10 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको केवल अक्टूबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के थुलमा कंबल को GI टैग दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, DC सिंघानिया को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय लंबे कार्यक्रम आयुर्वेद पर्व 2021 का आभासी उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर पूर्वी भारत में पहला 5G परीक्षण किया? तो एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 से 26 नवंबर को कहां सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति आयोजित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 27 नवंबर 2021 को अयोध्या से किस शहर को जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पुणे को अयोध्या से जोड़ने वाली रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को 27 नवंबर 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन भगवान राम, नंदीग्राम, संगमेरपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और अयोध्या से जुड़े 6 तीर्थ स्थलों की यात्रा करेगी। पूरे पैकेज का जो शुल्क है वो कितना रखा गया है? तो 14,490 रुपये रखा गया है। इसमें आपको जो है नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, ठहरने, परिवहन और एक गाइड दिया जाएगा। फुल सर्किट रामायण यात्रा हम्पी, नासिक और रामेश्वरम को जोड़ती है। इस ट्रेन के शुभारंभ का उद्देश्य तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देना, जिसमें तीर्थ स्थलों को 7 दिनों और 8 रातों के दौर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो रामपथ यात्रा एक्सप्रेस है इसे 27 नवंबर 2021 को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। और ये जो ट्रेन चलाई गई है इसका उद्देश्य क्या है? तो तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में। धर्मनगरी चित्रकूट में 15 दिसंबर को हिंदू महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण कानून समेत हिंदुत्व की रक्षा से जुड़े 12 मुद्दों पर मंथन किया जाएगा।
इसमें धर्म अध्यात्म के साथ ही राजनीति और बॉलीवुड से जुड़ी अनेक हस्तियां इसमें भाग लेगी और इसके अलावा मठ मंदिरों, अखाड़ों के धर्माचार्यों, संत, महात्मा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस भव्य आयोजन में दुनिया भर से 5 लाख से अधिक हिंदुओं के शामिल होने का अनुमान है। चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ का आयोजन तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर को चित्रकूट में हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा और ये जो हिंदू महाकुंभ होगा इसमें 12 मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। अब ये 12 मुद्दे कौन कौन से हैं? तो भगवान राम के मंदिर निर्माण, मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म हो, धर्मांतरण है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, राष्ट्रवाद एवं समान नागरिक संहिता, लव जिहाद, भारतीय दर्शन आधारित शिक्षा, नशा मुक्ति, गौरक्षा, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन और मातृशक्ति वंदना और हिंदू धर्म की अवहेलना एवं दुष्प्रचार और पर्यावरण आदि मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। यानी 12 मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इसमें जो है कई बॉलीवुड की हस्तियां और राजनेता शामिल होंगे, जैसे कि मोहन भागवत हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, योग गुरु बाबा रामदेव और इसके अलावा जो है और भी कई बड़े नेता और बड़ी बॉलीवुड हस्तियां इसमें शामिल होंगी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य इसका आयोजन कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो भाजपा विधायक हैं संजय पाठक, इन्हें इसका आयोजक बनाया गया है, यानी ये प्रधान सेवक होंगे हिंदू महाकुंभ के। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिव मूर्ति को। उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को द्वारा वर्ष 2021 की श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए कथाकार शिव मूर्ति के नाम की घोषणा की गई है। शिव मूर्ति ने अपने कथा साहित्य में ग्रामीण जीवन की विशेषताओं, विषमताओं और अंतर्विरोधों का यथार्थ चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में सामंती व्यवस्था की विद्रूपता और ग्रामीण जीवन का कटु यथार्थ खुलकर सामने आता है। अपनी रचनाओं के माध्यम से शिव मूर्ति ने यह दिखाया है कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां गांव, देश, समाज और यहां तक कि अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी सहकारी जो संस्था है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसके द्वारा जो है 2021 की श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है कथाकार शिव मूर्ति को चुना गया है। अब दोस्तों ये शिव मूर्ति कौन है? तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों ये जो कथाकार शिव मूर्ति हैं, इनका जन्म 11 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 11 मार्च 1950 को इनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं उसमें सामंती व्यवस्था की विद्रूपता और ग्रामीण जीवन का कटु यथार्थ खुलकर सामने आता है। अब दोस्तों इनकी जो कहानियां हैं कसाईबाड़ा, अकाल दंड और तिरिया चरित्र, इसमें जो है महिलाओं, दलितों और कमजोर तबके के लोगों की विशेषताओं और संघर्षों की सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। और इनकी अगर और कृतियों में देखा जाए तो त्रिशूल है, तर्पण, आखिरी छलांग ये उपन्यास है और केसर कस्तूरी ये कहानी संग्रह है। ये इनकी कुछ कृतियां प्रमुख हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इनकी जो कहानी है कसाईबाड़ा और तिरिया चरित्र, इस पर फिल्म भी बनी है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में 2011 में ये शुरू किया गया था। और ये हर साल ऐसे हिंदी लेखकों को दिया जाता है जिनकी रचनाओं में मुख्यतः ग्रामीण व कृषि जीवन तथा हाशिए के लोग विस्थापन आदि से जुड़ी समस्याओं, आकांक्षाओं और संघर्षों का चित्रण किया गया हो। तो ऐसे लेखकों को हर साल इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 का ये अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो कथाकार शिव मूर्ति को दिया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने साल से चल रहा यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद समाप्त हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 21 साल। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे।
इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने पिछले 21 सालों से चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस बातचीत से पिछले 21 सालों से चला आ रहा यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति विवाद समाप्त हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत उत्तराखंड और यूपी के बीच सिंचाई विभाग की भूमि और भवन, कुंभ मेला भूमि के हस्तांतरण के मसलों पर लंबे समय से विवाद रहा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो है परिसंपत्तियों को लेकर के पिछले 21 सालों से विवाद चला आ रहा था और अभी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई और इस बातचीत में जो है पिछले 21 सालों से चले आ रहे विवाद को सुलझाया गया। अब दोस्तों ये विवाद क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था तो उस समय जो है उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का 2,500 करोड़ रुपए का कर्ज मिला था और अब ये राज्य जो है 21 साल का हो गया है, यानी अलग हुए इस राज्य को 21 साल हो गए हैं। तो अब जो ये कर्ज है वो 75,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और उत्तराखंड की 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति आज भी उत्तर प्रदेश के हिस्से में बताई जाती है। और जो हरिद्वार का कुंभ मेला जहां पर लगता है वह 700 हेक्टेयर की जमीन यूपी सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है और इसके अलावा जो है उत्तराखंड की सिंचाई विभाग की करीब 1300 हेक्टेयर जमीन और 400 इमारतें अभी तक यूपी के हिस्से में हैं और इसके अलावा परिवहन विभाग की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उत्तराखंड के हाथ में नहीं आ पाई। टिहरी डैम पर भी मालिकाना हक यूपी का ही बना हुआ है। कुल मिलाकर के 11 विभागों की जमीन, भवन और संपत्ति अभी भी यूपी के अधिकार में है। तो अब जो है ये जो विवाद समाप्त हुआ है तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बनवास किच्छा बैराज का पुनर्निर्माण कराएगी। हरिद्वार का होटल उत्तराखंड को मिल जाएगा। किच्छ में बस स्टॉप की जमीन उत्तराखंड को मिल जाएगी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करीब 205 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड को भुगतान करेगा। इसी तरह आवास विकास का मुद्दा हल किया गया। यूपी और उत्तराखंड के बीच आवास विकास की 50-50% बंटवारा होगा। तो दोस्तों ये था विवाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों को लेकर के, जो कि अभी बताया गया है कि अभी हाल ही में ये समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण कर रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। भारतीय रेलवे मणिपुर में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कर रही है। यह पुल 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना का हिस्सा है। भारतीय रेलवे की यह महत्वाकांक्षी योजना राजधानी मणिपुर को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी। इस पुल का निर्माण 141 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। ऊंचाई के लिहाज से यह ब्रिज यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रेजेका वायडक्ट 139 मीटर के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है वो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत के मणिपुर राज्य में ये बनाया जा रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। और अभी तक अगर देखा जाए कि ये सबसे ऊंचे पुल का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पर था, तो यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रेजेका वायडक्ट के नाम पर यह रिकॉर्ड था, जिसकी ऊंचाई थी 139 मीटर। तो अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मणिपुर की बात है तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन। और मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देशों के बाद अंगदान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और चीन के बाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि अंगदान में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन GODT वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा से यह जानकारी मिली है। अंगदान करने वालों और उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए वर्ष 2010 से भारतीय अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। मनसुख मंडाविया ने बताया कि वर्ष 2012-13 के मुकाबले देश में अंगदान 4 गुना हो चुके हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है
कि भारत अमेरिका और चीन के बाद अंगदान में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अंगदान करने वालों और उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए वर्ष 2010 से भारतीय अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। तो भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो अच्छे से ध्यान रखना है कि 27 नवंबर को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूडान के। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्ला हमदोक को नियुक्त किया गया। सूडान देश में सैन्य तख्तापलट के बाद अब्दुल्ला देश के प्रधानमंत्री बने। हमदोक ने अपनी सरकार बनाने के लिए जुलाई 2023 से पहले चुनाव कराने की पूर्ण स्वतंत्रता वहां के हायर कमांड को दे दी है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो अब्दुल्ला हमदोक ये सूडान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जो है सूडान में तख्ता पलट किया गया था। तख्ता पलट क्या होता है? तो तख्ता पलट का मतलब होता है कि जब भी किसी देश में सेना के द्वारा जो है विरोध किया जाता है और वहां की सरकार को असंवैधानिक तरीके से हटा दिया जाता है और नई सरकार बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं तख्ता पलट। यानी सैनिकों के द्वारा वहां की सरकार को हटाए जाने के लिए जो विद्रोह किया जाता है उसे कहते हैं तख्ता पलट। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सूडान की राजधानी क्या है? तो खार्तूम सूडान की राजधानी है। और सूडान की मुद्रा क्या है? तो सूडानीज पाउंड सूडान की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, शेख सबा अल खालिद को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुवैत के। कुवैत देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को नियुक्त किया गया, जो कि 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत की राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन के दूत के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें वर्ष 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज के द्वारा सऊदी अरब सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? तो शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों अगर कुवैत की बात की जाए तो कुवैत की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है कुवैत सिटी। और कुवैत की करेंसी क्या है? तो कुवैती दिनार कुवैत की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस देश में कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन खोजा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। WHO ने दक्षिण अफ्रीका में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को खोजा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो B.1.1.529 इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया। इससे पहले कोविड-19 बीटा, गामा और डेल्टा नाम वाले वेरिएंट देखे गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक था वो डेल्टा वेरिएंट था और यह उसी वेरिएंट का अपडेट वर्जन है। तो आपको ध्यान रखना है कि WHO ने जो है कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट को खोजा है। उसका नाम क्या है? तो ओमिक्रॉन उसका नाम है और ये जो है कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट का अपडेट वर्जन माना जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको WHO से ध्यान रखना है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। और WHO के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, वो कौन है? तो टेड्रोस अधानोम WHO के चीफ हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष निम्न में से किससे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विवेक जौहरी को। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों यहाँ पर जो CBIC है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC का फुल फॉर्म होता है। जौहरी वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी हैं और वर्तमान में CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने CBIC के अध्यक्ष के रूप में जौहरी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और ये जो विवेक जौहरी हैं ये किसकी जगह लेंगे? तो आपको ध्यान रखना है M अजीत कुमार की ये जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल इस महीने के अंत में पूरा हो जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि CBIC के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को। तो दोस्तों ये थे
30 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक शहर को महानगर का दर्जा मिला। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, गोरखपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना रहा? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।